हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ राज फार्मा सॉल्यूशंस, अ प्लेस वेयर मीट्स अपॉर्चुनिटी। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने अभी बी फॉर्म, डी फार्मा या बीएससी बायोलॉजी कंप्लीट किया हुआ है और वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं या फार्मा की जॉब में आना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लोग जब फील्ड में आते हैं तो वहाँ पे उनको कोई कांटेक्ट नहीं होता है, किसी के बारे में उनको पता नहीं होता और दूसरे उनको ये भी आइडिया नहीं होता कि कौन-कौन से क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्ज़ैक्टली आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एग्ज़ैक्टली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या होता है। पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद ये समझेंगे कि इंटरव्यू में कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं कि एग्जैक्टली काम क्या करना है। तो सबसे पहला काम होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कि उनको टू जनरेट द प्रिस्क्रिप्शन। उनको सबसे पहला काम यही होता है कि उनको प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करवाना होता है डॉक्टर से। और प्रिस्क्रिप्शन कैसे जनरेट होगा, जब एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर से बार बार मिलेंगे, उनको उनका ब्रांड याद दिलाएंगे, उनको रिमाइंडर्स कराएंगे कि ये ब्रांड है, ये सॉल्ट है। तो उनका सबसे पहला काम होता है टू जनरेट द प्रिस्क्रिप्शन। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है टू अचीव द टारगेट। इसमें क्या होता है कि जब आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते हो तो कंपनी आपको ना एक मंथ का टारगेट देती है। वो आपका मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, वो आपका क्वार्टर बेसिस पे हो सकता है, वो आपका ईयरली बेसिस पे हो सकता है। तो ये आपको अचीव करना होता है, ये कंपनी के द्वारा दिया जाता है। और तीसरी प्रायोरिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक एट केमिस्ट एंड स्टॉकिस्ट लेवल। यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो स्टॉक है, जब आप एक डॉक्टर से मिलने जाते हो, अगर डॉक्टर ने एग्री किया है कि ठीक है मैं आपका ब्रांड लिख रहा हूँ, तो ठीक है मैं आपका ब्रांड लिख दूंगा। तो आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपका जो भी ब्रांड है वो आपका स्टॉक वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, स्टॉकिस्ट लेवल पर भी और केमिस्ट लेवल पर भी। ठीक है। और फिर आप और नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, टू चेक द स्टॉक इन्वेंट्री एट केमिस्ट लेवल। ठीक है। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जब हम लोग प्रिस्क्रिप्शन लिखवा देते हैं, पेशेंट केमिस्ट के पास गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको इन्वेंट्री होना ही चाहिए, 1 से 2 मंथ की मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि अगर नहीं अवेलेबल है स्टॉकिस्ट पे तो पता चला कि एक तो पेशेंट को केमिस्ट से मेडिसिन नहीं मिली, और फिर वो जब केमिस्ट स्टॉकिस्ट के पास जाएगा तो स्टॉकिस्ट के पास भी अगर इन्वेंट्री नहीं मेंटेन होगी तो फिर वो केमिस्ट पेशेंट को कैसे मेडिसिन दे पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है इन्वेंट्री को मेंटेन करके चलना, केमिस्ट लेवल पर भी और स्टॉकिस्ट लेवल पर भी। और क्या है कि टू बिल्ड द रिलेशन विद डॉक्टर, केमिस्ट एंड स्टॉकिस्ट। इसमें क्या है कि आपके जो रिलेशन है वो बहुत बिल्डअप होने चाहिए आपके डॉक्टर से। क्योंकि डॉक्टर से अगर रिलेशन अच्छे होंगे तो क्या होगा, आपका प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होगा। और अगर आपके केमिस्ट लेवल पे रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो क्या होगा, आपको एक्सपायरी, आपका प्रिस्क्रिप्शन ओनर हो जाएगा। और क्या है कि आपके एक्सपायरी गुड्स कम हो जाएंगे। ठीक है। अगर स्टॉकिस्ट लेवल की बात करते हैं तो अगर स्टॉकिस्ट से रिलेशन अच्छे हैं आपके तो क्या होगा, आपको आपका ऑर्डर बहुत अच्छा लग जाएगा, आपको चेक जो है की है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, टाइम टू टाइम। ठीक है। और क्या है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि ये दोनों ही साथ में चलती है जब एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनता है। तो टू बिल्ड द रिलेशन विद सीनियर्स। ठीक है। इसमें क्या है कि आपको आपके जो रिलेशन है ना वो आपको अपने सीनियर्स के साथ में भी बनाकर चलने होते हैं। होता क्या है ना कि अगर आपकी आपके एबीएम के साथ नहीं बनेगी, ठीक है, एबीएम क्या होता है कि जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना तो वो अपने एबीएम्स को रिपोर्ट करते हैं, एबीएम आरबीएम को रिपोर्ट करते हैं, आरबीएम जेडबीएम को करते हैं, और जेडबीएम जो होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है। तो एबीएम का मतलब होता है एरिया बिजनेस मैनेजर, आरएम का मतलब होता है रीजनल बिजनेस मैनेजर, और जेडबीएम का मतलब होता है जोनल बिजनेस मैनेजर। ठीक है। तो आपके जो रिलेशन है वो आपके सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए। और सातवां पॉइंट है यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स नॉलेज। कॉम्पिटिटर्स नॉलेज का मतलब है कि आपकी जो केमिस्ट लेवल पे जो रिलेशन है, जैसे कि जो डॉक्टर से आप मिलने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे जो पर्टिकुलर सेट ऑफ डॉक्टर्स हैं वो कौन सा सॉल्ट यूज़ करते हैं, उस सॉल्ट में वो कौन सा ब्रांड लिखते हैं। ठीक है। उस ब्रांड की एमआरपी क्या है, उस ब्रांड की यूएसपी क्या है।
और उससे आपके ब्रांड की यूएसपी कैसे अच्छी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 8वां पॉइंट है कि आपको आरसीपीए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आरसीपीए स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है, जब देखो अगर फार्मा फील्ड में सक्सेस होना है तो आपका सबसे अच्छा आरसीपीए होना चाहिए। आरसीपीए का फॉर्म होता है रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। इसमें क्या है कि अगर आपका आरसीपीए कंप्लीट है, आपको पता है कि डॉक्टर मेरा किस, क्योंकि हर एक कंपनी में 20 से 25 ब्रांड होता है। आप एक डॉक्टर को कितना टाइम मिलता है, 1 से 2 मिनट मिलता है वहाँ पे अपने ब्रांड को बताने के लिए। आप इतने सारे ब्रांड तो नहीं बता सकते ना, तो आपको केमिस्ट से पूछ कर ही अंदर जाना है कि डॉक्टर सर इस अपना उनको प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दे दीजिए कि सर इसमें ये मेरे ब्रांड आते हैं। वो आपको बताएंगे कि सॉल्ट में वो कौन सा सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं या वो कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। जब आपको ये 1 या 2 ब्रांड के बारे में पता हो जाएगा कि डॉक्टर सर ये बहुत अच्छा लिखते हैं, तो आप वहीं जाके ब्रांड अगर बताओगे, है ना? तो उससे क्या होगा कि आप वहाँ पे एक कंसाइज़ हो जाओगे कि आपको यही ब्रांड डॉक्टर से लिखवाना है। तो ये आपको पता चलेगा आरसीपी के थ्रू। तीसरा क्या होता है कि इमेज बिल्डिंग ऑफ द कंपनी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपकी जो इमेज है, आप जो भी फार्मा फील्ड में करते हो, ठीक है, और सबसे बड़ी प्रायोरिटी की बात होती है कि आप जो भी करते हो, आपका सबसे मेन काम होता है कि आपको अपनी इमेज बिल्डिंग करनी ही करनी है, ठीक है। और क्या है, टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट। कभी क्या होता है ना कि जब आप फील्ड में आओगे, जब आप फार्मा कंपनी को ज्वाइन करोगे, तो फार्मा कंपनीज क्या अपनी न्यू न्यू ब्रांड लॉन्च करती हैं। जब वो ब्रांड लॉन्च होंगे तो क्या है, ये काम आपका होगा उस ब्रांड को इस्टेब्लिश कराना मार्केट में, उस ब्रांड को अवेलेबल कराना, उस ब्रांड के प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कराना, ठीक है, ताकि वो ब्रांड जल्दी से जल्दी एक बिग ब्रांड बन सके, ठीक है। और क्या है, टू लॉन्च द स्टोरी प्रोडक्ट, डिटेलिंग स्टोरी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। एक ये भी एक पॉइंट है कि डिटेलिंग स्टोरी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि आपको जब भी आप एक डॉक्टर के चैम्बर में जाते हो, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा ब्रांड उनको डिटेल करना है, ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप फंबल करोगे, फिर उससे क्या होगा कि आपकी इमेज उतनी अच्छी नहीं बनेगी जितनी बननी चाहिए। तो आपको डिटेलिंग स्टोरी तो अपने हर एक ब्रांड की बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। विशिंग बर्थडेज एंड मैरिज एनिवर्सरीज टू द डॉक्टर, ठीक है। अगर आप अपने डॉक्टर के बर्थडे, आपको अपने डॉक्टर की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे, उनकी अगर मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे, तो क्या होगा कि आप तो न्यू हो फार्मा फील्ड के लिए, तो क्या है ना कि आपके रिकॉग्निशन आप बढ़ेगा उनके चैम्बर में, वो आपका नाम जानेंगे, वो आपकी कंपनी जानेंगे, वो आपको आपकी कंपनी के ब्रांड से नेम से जानेंगे। तो ये बर्थडे विश करना या मैरिज एनिवर्सरी है ना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू कलीग्स, न्यू फार्मा कलीग्स, ठीक है। और क्या है कि प्री कॉल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। जब आप एक नई फार्मा फील्ड ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्री कॉल एनालिसिस में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आप एक डॉक्टर से जब मिलने जा रहे हो, तो आप उनको कौन सा इनपुट लेकर जा रहे हो, आप उनको कौन सा सैंपल देने वाले हो, ठीक है। और जब आप वो कॉल की डिटेलिंग करके जब आप वापस वो कॉल कंप्लीट करके आते हो, आपको पता होना चाहिए कि आपने पोस्ट कॉल एनालिसिस में उस कॉल का क्या फीडबैक था, वो कॉल आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी या फिर वो कैसी कॉल हुई, या आप उस कॉल को और भी अच्छा कर सकते थे क्या, ठीक है। और एक प्रायोरिटी होती है टूर प्रोग्राम बनाना। जब आप फार्मा फील्ड ज्वाइन करोगे तो आपको टूर प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा। वहाँ पे क्या होता है कि आपको कंपनी को 1 मंथ प्रायर बताना होता है कि आप कौन से दिन क्या काम करने वाले हो, आप कौन से दिन कहाँ पे जाने वाले हो, ये और कौन कौन से पैच वाइज वर्क करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि टूर प्रोग्राम में पैच वाइज भी वर्किंग होती है, ठीक है। वहाँ पे पूरे मंथ के डॉक्टर्स, जैसे किसी कंपनी में 120 होते हैं, 160 होते हैं, 220 होते हैं, तो उनकी विजिट फ्रिक्वेंसीज अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको एक टूर प्रोग्राम कंपनी को बना के सबमिट करना होता है, ठीक है। रिमाइंडर्स टू द डॉक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगता है कि आप 1 या 1.5 महीने से किसी डॉक्टर से मिल रहे हो और आपको लगता है अब ये डॉक्टर मेरा ब्रांड लिख देगा, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर को तो आप तो नहीं हो फार्मा फील्ड के लिए, तो उनको भी नहीं पता है बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको उनको रिमाइंडर्स डालना पड़ेगा। आप उनको जितनी बार रिमाइंडर डालोगे उतनी जल्दी वो आपका ब्रांड लिखने लगेंगे, ठीक है। तो जितना आप रिमाइंडर पे मेहनत करोगे उतनी जल्दी आप सक्सेस हो जाओगे, आपके उतने अच्छे पर्चे आने लगेंगे, ठीक है। और क्या काम होता है और क्या प्रायोरिटी होती है एक नए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, उनको ऑर्गेनाइजिंग सीएमई मीटिंग एंड राउंड टेबल मीटिंग एंड एजुकेशनल टॉक। ये क्या है, ये कंपनीज प्रोवाइड कराती है, एक्टिविटी फॉर्म होता है ये। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक मीटिंग करा रहे हो डॉक्टर्स की अपनी कंपनी की तरफ से, या राउंड टेबल मीटिंग करा रहे हो, या कोई एक डॉक्टर के साथ में एजुकेशनल टॉक रख रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि डॉक्टर्स जो है ना वो आपके साथ में इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या है आपकी इमेज बिल्डिंग हो जाएगी। तो उससे क्या है डॉक्टर आपको जानने लगेंगे, जब रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो डॉक्टर्स आपका डेफिनेटली आपका ब्रांड लिख जरूर लिखेंगे,
और क्या प्रायोरिटी होती है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कि उनको डॉक्टर्स कैंप भी कराने होते हैं। डॉक्टर्स कैंप में क्या है कि इन यहाँ पे जैसे डीडीसी कैंप होते हैं। डीडीसी कैंप क्या चीज़ होती है? डायबिटीज़ डिटेक्शन कैंप, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो डीडीसी कैंप के लिए अलाउ करते हैं। उनके जो पेशेंट हैं, न्यूली डायग्नोस्टिक पेशेंट है, वो आते हैं, वो अपना ब्लड शुगर चेक कराते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है ना कि आपको टाइम मिलता है अपने डॉक्टर्स के साथ में स्पेंड करने का, तो वो आपका फेस रिकग्नाइज कर लेंगे, आपको नाम से जानने लगेंगे, आपके ब्रांड से जानने लगेंगे जब आप उनके साथ कोई कंटिन्यू एक्टिविटी करोगे। तो ये कंपनी एक्टिविटीज़ इसलिए करवाती है ताकि आपका इन्वॉल्वमेंट डॉक्टर के साथ बढ़ जाए, ठीक है, और आपके जो अपने रिलेशन है वो डॉक्टर के साथ इम्प्रूव हो जाए। और और क्या एक प्रायोरिटी होती है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की? दैट इज़ पेमेंट कलेक्शन। पेमेंट कलेक्ट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर पेमेंट नहीं होगा तो सैलरी नहीं आएगी। और होता क्या है कि फार्मा में क्या होता है कि दो तरीके से ऑर्डर लगता है स्टॉकिस्ट लेवल पे कि पहला होता है कि स्टॉकिस्ट ऑर्डर देते हैं, उसमें 21 डेज़ की साइट का एक एडवांस में चेक देते हैं। तो वहाँ पे आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि एडवांस में चेक चला जाता है। बट दूसरी टाइप में क्या होता है कि वहाँ पे पहले ऑर्डर लगाना पड़ता है, जब वो ऑर्डर आ जाता है तब कंपनी को वो लोग पेमेंट करते हैं, तब वो चेक देते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि आपने ऑर्डर लगाया, ऑर्डर आ गया, फिर कंपनी आपसे बोलेगी कि वो तो गुड्स पहुँच गया है, आप उसका पेमेंट करवाइए। तो आपको स्टॉकिस्ट के यहाँ जाना होगा, फिर उनसे बोलना होगा कि भैया वो आपने ऑर्डर लगाया था, वो आपका ऑर्डर आ गया होगा और अब ये किस दिन हो गए हैं कंप्लीट, तो आप इसका पेमेंट करवा दीजिए, ठीक है। और इसमें एक प्रायोरिटी होती है डेली कॉल की रिपोर्टिंग। वहाँ पे क्या है कि आपको डेली कॉल रिपोर्ट, एक डीसीआर होता है, डेली कॉल रिपोर्टिंग, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि आपको डेली की डेली आपने कितने डॉक्टर्स विजिट किए, आपने कितने केमिस्ट विजिट किए हैं, ये आपने कितने स्टॉकिस्ट विजिट किए हैं, ये डेली की डेली वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। अभी क्या है ना कि कुछ गूगल मतलब मैप में भी वर्किंग होती है, तो जैसे कि ऑन अगर कोई जहाँ पे वर्क कर रहा है तो उसमें वो डॉक्टर्स वहीं पे शो करते हैं, ठीक है। और क्या है स्टॉक एंड स्टेटमेंट एनालिसिस। यहाँ पे क्या है कि आपको स्टॉक स्टेटमेंट मंथ के, जब आप लास्ट में जाओगे, मंथ क्लोज होने वाला होगा, तो वहाँ से आपको स्टॉक एंड सेल्स स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। तो आपको जब उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा ब्रांड निकला, मेरा कौन सा ब्रांड रखा हुआ है, मुझे किस ब्रांड पे मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक एंड सेल्स स्टेटमेंट एनालिसिस। और क्या है कि फाइंडिंग न्यू डॉक्टर्स एंड न्यू एरिया, ठीक है, और एडिशन एंड डिलीशन ऑफ द डॉक्टर लिस्ट। ये दोनों पॉइंट आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब आप एक न्यू एरिया ज्वाइन करते हो, कंपनी आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। उस लिस्ट में क्या होता है कि कुछ डॉक्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि पता चला कि पहले वाले बंदे ने जस्ट ऐड करने के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है कि आपको उन डॉक्टर्स को क्या आरसीपी करेंगे, आपको पता चल जाएगा वो डॉक्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको, उन डॉक्टर्स की लिस्ट एक बनाओ और उसको कंपनी को वापस भेज दो कि सर ये मुझे डिलीट करने की ज़रूरत है। और अगर वो डॉक्टर डिलीट हो जाते हैं फिर आपको ऐड करने की भी ज़रूरत होगी, तो आपको न्यू एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर न्यू एरिया में आपको उसी सेम स्पेशलिटी के डॉक्टर्स जो कि आपकी कंपनी ने प्रोवाइड कराए हैं आपको अगर मिल जाते हैं, तो आप उनको एडिशन के लिस्ट के लिए आप उनको भेज सकते हो। यही सब सारे काम करने होते हैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस पूछने हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, और कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक। मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।